सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली का वो इलाका जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तारीख थी 13 दिसंबर 2001 और घड़ी में समय हुआ था सुबह के 11:30। अचानक गोलियों की तड़ाहट से पूरा देश दहल उठता है। ये हमला किसी आम इमारत पर नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट हाउस पर था। 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स लेकर मौत का तांडव मचाने आए थे। अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो उस दिन भारत का पूरा राजनीतिक इतिहास ही खत्म हो जाता। आज की इस वीडियो में हम आपको उस काले दिन की एक सेकंड की कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के एक छोटे से कस्बे सोपोर से। सोपोर के 2 आबगाह गांव में 1969 में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था मोहम्मद अफजल गुरु। कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा बड़ा होकर भारत के लोकतंत्र को हिला देगा। अफजल पढ़ने में होशियार था। 1988 में उसने झेलम वैली मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन घर की गरीबी और कॉलेज में भेदभाव के एहसास ने उसे बदल दिया। 1 साल में ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। उस समय कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़क रही थी। JKLF के नेता यासीन मलिक और हमीद शेख की नजर पढ़े लिखे अफजल पर पड़ी। ब्रेन वॉश करने के बाद अफजल JKLF में शामिल हो गया। 1990 में उसे ट्रेनिंग के लिए POK के मुजफ्फराबाद भेजा गया। मुजफ्फराबाद की एक पुरानी माचिस फैक्ट्री में ISI का कैंप चल रहा था। वहां पाकिस्तानी अफसर जैनुल अब्दीन की देखरेख में अफजल ने 2.5 महीने सख्त ट्रेनिंग ली। हथियार चलाना, बम बनाना और पुल तोड़ना सीखा। वापसी में उसे एक AK-47, 3 मैगजीन और 1000 रुपए देकर भारत भेजा गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बॉर्डर पार करते ही भारतीय सेना ने उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया। अफजल के घरवालों ने उसे दिल्ली भेज दिया, जहां वो अपने चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु के साथ रहने लगा। दिल्ली में उसने ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर वापस कश्मीर जाकर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया। 2001 की फरवरी में श्रीनगर के लाल चौक पर उसकी मुलाकात तारिक अहमद से हुई। यही वो मोड़ था जिसने सब बदल दिया। तारिक जैश-ए-मोहम्मद का आदमी था। उसने अफजल का ब्रेन वॉश किया और उसे जैश के कमांडर गाजी बाबा से मिलवाया। पहलगाम की पहाड़ियों पर गाजी बाबा ने अफजल को आदेश दिया, दिल्ली में फिदायीन हमला होने वाला है, तुम बस उनके रहने खाने का इंतजाम करो। बदले में उसे 1 लाख रुपए और पाकिस्तान में सेटलमेंट का वादा मिला। साजिश शुरू हुई। सबसे पहले सरगना मोहम्मद दिल्ली आया, फिर राजा, हैदर, राणा और हमजा भी भारी हथियारों के साथ दिल्ली पहुंच गए। उनके पास 4 AK-47, पिस्तौल, ग्रेनेड लॉन्चर और डेटोनेटर थे। अब बस हमले की तारीख तय होनी थी। 4 दिसंबर को अफजल ने 5 मोबाइल और सिम खरीदे। सारी प्लानिंग मुखर्जी नगर में शौकत के घर पर होती थी। उन्होंने संसद भवन, दूतावास और एयरपोर्ट की रेकी की। 8 दिसंबर को संसद के गेट और सुरक्षा व्यवस्था को नोट किया गया। गाजी बाबा का फरमान आया, हमला संसद पर होगा और नेताओं को बंधक बनाया जाएगा। 6 दिसंबर को खारी बावली से 50 किलो विस्फोटक और केमिकल खरीदे गए। 11 दिसंबर को करोल बाग से एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार खरीदी गई। उस पर लाल बत्ती और गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगाया गया ताकि वो सरकारी गाड़ी लगे। 12 दिसंबर की रात को गाड़ी में बम फिट किए गए। मोहम्मद ने अफजल को लैपटॉप और पैसे देकर वहां से चले जाने को कहा। 13 दिसंबर संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था। सुबह के 11 बजे कार्यवाही स्थगित हुई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी निकल चुके थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी समेत करीब 200 सांसद अभी भी अंदर थे। ठीक 11:25 पर गेट नंबर 12 से वो सफेद एम्बेसडर कार तेजी से अंदर घुसी। उसकी रफ्तार तेज थी, जिससे सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। तभी हड़बड़ाहट में ड्राइवर ने कार उपराष्ट्रपति के काफिले की एक खाली गाड़ी से टकरा दी। टक्कर लगते ही कार के चारों दरवाजे खुले। 5 आतंकवादी बाहर निकले। उन्होंने सेना जैसी वर्दी पहनी थी, लेकिन हाथों में AK-47 थी। CRPF की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने सबसे पहले खतरा भांप लिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना वॉकी टॉकी पर शोर मचा दिया और सबको अलर्ट कर दिया। आतंकवादियों ने देखा कि उनका भेद खुल गया है, तो उन्होंने सीधे कमलेश कुमारी पर गोलियां बरसा दी। वो वहीं शहीद हो गईं, लेकिन उनकी चेतावनी ने पूरे संसद भवन को अलर्ट कर दिया। अब संसद परिसर जंग का मैदान बन चुका था। 5 आतंकवादी अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। उनका मकसद था बिल्डिंग के अंदर घुसना,
जहां देश के बड़े नेता मौजूद थे। गोलियों की आवाज सुनकर अंदर बैठे सांसदों को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। बाहर गेट नंबर 11 पर सुरक्षाकर्मी जगत प्रकाश यादव निहत्थे ही आतंकवादियों की तरफ लपके, लेकिन गोलियों ने उन्हें भी गिरा दिया। हमारे जवान एक के बाद एक गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। अंदर सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था, बस फर्क इतना था कि यहां खून असली था। आतंकवादी गेट नंबर 1 से घुसना चाहते थे, लेकिन वहां सुरक्षा बलों ने लोहे की दीवार बना रखी थी। जब वो वहां से नहीं घुस पाए तो गेट नंबर 9 की तरफ भागे। एक आतंकवादी ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन उसे वही ढेर कर दिया गया। तभी एक आतंकवादी जिसके शरीर पर बम बंधा था फिर से गेट नंबर 1 की तरफ दौड़ा। वो एक ह्यूमन बॉम्ब था और खुद को उड़ाकर दीवार तोड़ना चाहता था, लेकिन हमारे एक स्नाइपर की नजर उस पर पड़ गई। स्नाइपर ने सटीक निशाना लगाया। गोली लगते ही आतंकवादी का विस्फोटक जैकेट फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की खिड़कियां टूट गईं और उस आतंकवादी के परखच्चे उड़ गए। अब 5 में से 2 मारे जा चुके थे, लेकिन 3 अभी भी जिंदा थे और ग्रेनेड फेंक रहे थे। संसद के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जैसे नेताओं को सुरक्षित कमरों में बंद कर दिया गया था। बाहर जवानों ने रणनीति बदली। अब किसी को जिंदा नहीं पकड़ना था, सबको खत्म करना था। जवानों ने तीनों तरफ से घेराबंदी की। गोलीबारी में तीसरा आतंकवादी भी मारा गया। अब सिर्फ 2 बचे थे। उन्होंने अपने सारे ग्रेनेड फेंक दिए। थोड़ी देर में चौथा भी मारा गया। आखिरी आतंकवादी गेट नंबर 5 के पास छिपा था। वो चिल्ला रहा था, चाहता था कि कोई पास आए तो वो खुद को उड़ा ले, लेकिन जवानों ने दूर से ही उसे गोली मार दी। घड़ी में 12 बज रहे थे। ये खूनी खेल करीब 35 मिनट चला, लेकिन इन 35 मिनटों ने भारत को हिला कर रख दिया था।